अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। हाँ, 13 तक हो गया था जी। 13 हो गया था। 13 हो गया था। हाँ, अभी तो हमको याद है ये। यहाँ से होगा। आइए दोस्तों, कल के हम बायोलॉजी के क्लास में बायोलॉजी के पहले चैप्टर की शुरुआत किए थे और शानदार 13 प्रश्नों पर हम डिस्कस किए थे और हमें बिल्कुल विश्वास है कि 13 का 13 याद हो गया होगा, है ना। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? कोशिका का, और उसी का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। समझ गए? तो आइए दोस्तों, हम 14वें नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं और ये प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करना है अंतःप्रदर्वी जालिका के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोशिका में जो अंतःप्रदर्वी जालिका होती है वो कैसी संरचना, इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि ये एक गोलाकार कोशिका है और ये है कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक। ये एक गोलाकार कोशिका है और ये कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक। और कोशिका के केंद्रक, और ये है आपका कोशिका झिल्ली। इसके बारे में तो कल हम विस्तार से समझे थे। ये है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, और ये है कोशिका का केंद्रक। और कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहते हैं कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, अंग्रेजी में इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोशिका के कोशिका द्रव में ढेर सारी संरचनाएं रहती हैं और उन संरचनाओं को कहते हैं कोशिका अंगक। क्या कहते हैं? कोशिका अंगक कहते हैं। और कोशिका अंगक में एक कोशिका अंगक है अंत प्रदर्वी जालिका। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में इसे कहते हैं। तो कोशिका के कोशिका द्रव में कई सारे कोशिका अंगक होते हैं और उन्हीं में एक कोशिका अंगक है अंतःप्रदर्वी जालिका। अंतःप्रदर्वी जालिका। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिका को देखा जाए, वैसे कोशिका की विस्तृत अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही होती है। तो अगर हम कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक लंबी उलझी हुई जाल के समान संरचना दिखाई पड़ती है। लंबी, पतली, नली
और उस नलियों के जाल के समान एक रचना दिखाई पड़ती है, और इसी रचना को क्या कहते हैं? कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद उलझी नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? उलझी पतली नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? और यह अंतःप्रदर्भी जालिका कभी कभी इतना बड़ा होता है कि इसका एक सिरा केंद्रक से तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से लगी होती है। कभी कभी ये अंतःप्रदर्भी जालिका एक सिरा केंद्रक से तो दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से लगी होती है। क्लियर हो गया? कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद महीन पतली नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? महीन पतली नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं? अब कोशिका के कोशिका द्रव में केवल एक अंतःप्रदर्भी जालिका नहीं होती, ढेर सारे। अब जो ढेर सारे अंतःप्रदर्भी जालिका होती है, तो कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका के सतह पर, कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका के सतह पर गोलाकार 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 संरचना रहते हैं, जबकि कुछ अंतःप्रदर्भी जालिका पर कोई गोलाकार संरचनाएं नहीं होती। तो कोशिका में अंतःप्रदर्भी जालिका दो तरह का, एक वो अंतःप्रदर्भी जालिका जिसके सतह पर गोलाकार गोलाकार संरचना मौजूद है, और एक वो अंतःप्रदर्भी जालिका जिसका सतह पर कुछ भी मौजूद। और ये जो गोलाकार गोलाकार संरचना है, ये गोलाकार गोलाकार संरचना किसका है? राइबोसोम के, जिसके बारे में हम कल पढ़े थे। तो अंतःप्रदर्भी जालिका दो प्रकार के, एक वो जिसके सतह पर, और एक वो जिसके सतह पर राइबोसोम। इसलिए अंतःप्रदर्भी जालिका कितने प्रकार के? जिसके सतह पर राइबोसोम है, जिसके सतह पर राइबोसोम है, उसे कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके सतह पर राइबोसोम नहीं है, उसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अंतःप्रदर्भी जालिका कितने प्रकार के? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर कौन मौजूद है, जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर कुछ भी मौजूद नहीं। क्लियर हो गया? अब दोस्तों, कल के क्लास में हम राइबोसोम के बारे में पढ़े थे। राइबोसोम का एकमात्र काम था प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सतह पर राइबोसोम है जो प्रोटीन संश्लेषण करती है, और ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित प्रोटीन का क्या करता है? परिवहन। यानी कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग में प्रोटीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? प्रोटीन का परिवहन। यानी ये मुख्य रूप से कौन सा कार्य करती है? परिवहन का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य कौन सा कार्य करती है? अब परिवहन भी मुख्य रूप से किसका? क्लियर? बिल्कुल, राइबोसोम प्रोटीन बनाते रहती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से वह प्रोटीन लेकर कोशिका के भिन्न भिन्न भागों में भेजते रहती। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका काम है वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करना। वसा और कोलेस्ट्रॉल का क्या करते रहना? जिस तरह प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है?
उसी तरह वसा संश्लेषण का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता। वसा संश्लेषण का काम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का क्या है, वसा है, उसका भी संश्लेषण कौन करता है। संश्लेषण का मतलब बनाना, संश्लेषण का मतलब क्लियर हो गया। तो दोस्तों समझ गए इतनी बात। कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद पतली महीन नलियों के जाल के समान संरचना को क्या कहते हैं, अंतःप्रदर्भी। अंतःप्रदर्भी जालिका कितने प्रकार के, रफ और ऐसी अंतःप्रदर्भी जालिका जिसके सतह पर राइबोसोम होते हैं उसे क्या कहते हैं, रफ। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर कोई राइबोसोम नहीं होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्यतः किसका कार्य करती है, परिवहन का, वो भी किसका। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, वसा का। क्लियर, बात समझ गए। अब सवाल बन रहा होगा, चिकनी अंतःद्रव्य जल का प्रोटीन संश्लेषण स्रवण में भाग लेती है। चिकनी का मतलब स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करती है। खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका लिपिड तथा एस्टेरॉइड के, लिपिड का मतलब वसा, एस्टेरॉइड भी एक प्रकार का वसा है। तो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका लिपिड एस्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है, नहीं, बल्कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में राइबोसोम को मदद करता है और राइबोसोम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन का परिवहन करता है। कौन, तो ये भी क्या है, तो दोनों कथन क्या है, तो आंसर क्या होगा। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहते हैं, क्योंकि 10 न्यूक्लिक अम्ल ऐसे हैं जिसे हमारी कोशिका स्वयं बना सकती है, उसे बाहर से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल 20 प्रकार के हैं जो मिलकर, सॉरी अमीनो अम्ल हम समझ लिए, तो ये गड़बड़ हो गया है। तो कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता न्यूक्लिक अम्ल को। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए दोस्तों, डीएनए और आरएनए। तो कोशिका का अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के, और इसे अचल संपत्ति इसलिए कहते हैं दोस्तों कि कोशिका के पास जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए खुद से नए डीएनए का निर्माण कर सकता है, बाहर से उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डीएनए में इतनी क्षमता है, डीएनए प्रकृति का एक ऐसा मोलिकुल्स है जो स्वयं अपनी तरह का दूसरा मोलिकुल्स बना सकता है। जिस तरह सजीव में जनन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक प्रकृति में एक मोलिकुल्स है जिसमें जनन करने की क्षमता है, यानी डीएनए खुद से अपना फोटोस्टेट कर सकता है। और यही कारण है डीएनए आरएनए से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर में क्लियर होगा। फिलहाल आप समझिए कि जिस तरह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब अनिवार्य पदार्थ है एक कोशिका के निर्माण के लिए, उसी तरह डीएनए आरएनए भी एक अनिवार्य पदार्थ है कोशिका के निर्माण के लिए, जिन्हें क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया
कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले सबसे छोटा अंगक जो है वो राइबोसोम है, ये तो आप जानते हैं। कोशिका में कई कोशिका अंगक होते हैं जिसमें सबसे छोटा है राइबोसोम। सबसे छोटा कौन होता है? लेकिन सबसे बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बल्कि सबसे बड़ा कौन होता है? लबक होता है। कौन होता है? लबक, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक नहीं है। सबसे बड़े अंगक कौन है? लबक। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कुछ समय पहले हम किसी बैच में यही क्वेश्चन करवाते वक्त एक कथन को सही करवाए थे, ठीक है ना? तो फिलहाल आप जानते हैं कि कभी कभी होता है क्लास में करवाते करवाते बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते हैं, तो कुछ प्रश्नों के जवाब गलत हो जाते हैं, समान सी बात है। तो इससे पहले हम बैच में जब ये क्वेश्चन करवा रहे थे ना, तो एक को हम सही बताए थे, लेकिन अंततः वो बात सही नहीं है। बात है कि ये कथन गलत है। तो आप कंफ्यूज नहीं करिएगा इस बैच का लोग। पहला कथन गलत है। कोशिका के भीतर सबसे छोटा कोशिका अंगक राइबोसोम और सबसे बड़ा कोशिका अंगक लबक है। सबसे बड़ा कोशिका अंगक हरित लबक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। हरित लबक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लबक भी एक विशेष प्रकार का क्या है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? और इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर में मौजूद होता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही पौधा में प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात पौधे के खाने तैयार होते हैं। तो पौधे में खाने बनाने की पूरी प्रक्रिया, अर्थात पौधे में प्रकाश संश्लेषण पौधे के कोशिका में मौजूद हरित लबक के भीतर होता है, क्योंकि हरित लबक के भीतर ही क्या मौजूद है? जिस तरह आरबीसी के भीतर हीमोग्लोबिन होते हैं, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट के भीतर क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लबक के भीतर ही प्रकाश संश्लेषण होती है। और यही कारण है कि हरित लबक को कोशिका का गोल्जी को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। बिल्कुल। दूसरा और तीसरा कथन क्या है? लेकिन पहला कथन क्या है? हाँ, कोशिका का रसोई घर, कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। राइबो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कोशिका का रसोई घर। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया पर भी बात करेंगे, ठीक है ना? तो सही कौन है? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं और जीएनए आनुवंशिक इकाई। तो दोनों कथन क्या है दोस्तों? थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है ऐसे सवालों। एक बात तो क्लियर है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है और जीन आनुवंशिक। अगर आप कहिएगा कि संतान में गुण कहां से आते हैं, बताइए। हैं? अरे नहीं जी, माता पिता। आप ये जानते हैं कि संतानों के अधिकांश गुण माता पिता के ही होते हैं। अब माता पिता के गुण जो संतानों में पहुंचते हैं,
किसके द्वारा? बात समझ गए ना? ये सभी हम जानते हैं, या जान लीजिए कि संतानों में जो गुण आते हैं वो गुण उनके माता पिता के होते हैं। एक काजल सिंह कर जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंगक माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल है। लबक की जो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिस लबक की हम बात कर रहे थे वो केवल पौधों के कोशिका में, जंतु के कोशिका में तो सबसे बड़ा कोशिका अंगक है लबक, जो केवल पौधों के कोशिका में है। जंतु के कोशिका में लबक है ही नहीं, तो फिर जंतु के कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंगक कोई और होगा, और वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो बेशक जंतु के कोशिका में लबक नहीं रहने के उपरांत जंतु के कोशिका का सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन पिछले प्रश्न के पहले कथन में जंतु कोशिका की बात की गई है, इसलिए उस कथन को हमने क्या कर दिया? गलत कर दिया। अब आइए इस क्वेश्चन पर, संतानों के गुण कहां से आते हैं? अब माता पिता से जो गुण पहुंचते हैं संतानों में, वो किसके माध्यम से? जीन के माध्यम से। संतानों में जो गुण पहुंचते हैं माता पिता के शरीर से, किसके द्वारा? जीन के द्वारा। और यही कारण है कि हम जीन को क्या कहते हैं? आनुवंशिक इकाई। जीन को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक इकाई कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा माता पिता के गुण संतानों में आते हैं। अब आप कहिएगा कि ये जीन क्या है? जीन क्या है? तो जीन डीएनए अणु का भाग है। जीन क्या है जी? हमारे शरीर में एक विशेष मॉलिक्यूल से डीएनए, और उसी का भाग कौन है? जिस तरह जल के अणु का भाग है हाइड्रोजन, और जल एक अणु है और जल के अणुओं का भाग है हाइड्रोजन, और ठीक उसी तरह डीएनए अणु का एक भाग कौन है? तो जीन क्या है? अब कहिएगा डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए है गुणसूत्र का भाग। अब कहिएगा गुणसूत्र कहां रहता है? तो गुणसूत्र रहता है कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के। अब कहिएगा ये भाई कोशिका क्या है? तो इसी से तो भाई सारा सजीव बना हुआ। सारे सजीव किससे बने हैं? उस कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं? गुणसूत्र। किससे बना है? उसी डीएनए का भाग कौन है? जीन है, जो माता पिता के गुण को आता है। तो जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ। और कभी कभी सबको कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज जीन, व्हाट इज डीएनए, नहीं जानते हैं गुणसूत्र क्या है, तीनों में घेलमेल हो जाता। आज के बाद नहीं होगा। माता पिता के गुण संतानों में आते हैं किसके द्वारा? जीन क्या है? डीएनए क्या है? गुणसूत्र कहाँ है? कोशिका कहाँ है? सजीव किससे बने हैं? उस कोशिका के केंद्रक में क्या है? गुणसूत्र किससे बने हैं? उस डीएनए का भाग कौन है? जो माता पिता के गुणों को संतानों में क्लियर हो गया। जीन को कहते हैं आनुवंशिक, और डीएनए को कहते हैं, जीन को कहते हैं आनुवंशिक, डीएनए को कहते हैं आनुवंशिक। क्लियर? बात समझ गए? दोनों कथन सही है। चलिए दोस्तों, आलोक कुमार सिंह का क्या टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा? दोस्तों आपको बता दे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी हिंदी मीडियम कोचिंग है। सब कुछ हिंदी में होगा, एकदम प्योर हिंदी में होगा।
इंग्लिश में कुछ भी नहीं होगा। और जो इंग्लिश मीडियम वाले लोग हैं वो कृपया एडमिशन न लें। हंस कर रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। अब बहुत, अब हमको बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी को करते हैं। क्या कह देता है कोचिंग वाला, हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं, आप लीजिए ना एडमिशन। अब बाइलिंगुअल पढ़ाने वाला स्टूडेंट एडमिशन ले लेता है इंग्लिश मीडियम वाला। अब वह मास्टर आता है पटने से, अब वो आ रहा है बोल रहा है हिंदी में, सब कुछ हिंदी में बोल रहा है। अब बीच में छटका गाना भी चला देगा ताकि दिखाएगा कि हम लोकली मास्टर हैं। इंग्लिश मीडियम वाला धर फरा रहा है, सर बाइलिंगुअल कहाँ है? बाइलिंगुअल बोर्ड पर लिखा है, नहीं देखता है जी? ये कौन होता है कि नहीं? जितना भी बाइलिंगुअल मास्टर है उसका इंग्लिश लैंग्वेज बोर्डे पर आता है, बाकी वो पैदाइश हिंदी मीडियम का रहता है कि ना है? हाँ। तो दोस्तों, किसी भी तरह के भरम में नहीं रहिए। आपका हिंदी थोड़ा सा भी अच्छा है ना तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। 18 नंबर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर कौन सा कार्य गोल्जी बॉडी द्वारा नहीं किया जाता? आप जानते हैं कि कोशिका के भीतर कई संरचनाओं में एक संरचना कौन है? गोल्जी का, जिसको हम अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी कई कार्य करते हैं, या यूं कहिए गोल्जी बॉडी इतने कार्य करते हैं कि जीव वैज्ञानिकों को अभी भी इनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। गोल्जी बॉडी के कार्यों पर आज भी जीव वैज्ञानिक रिसर्च कर ही रहे हैं। संपूर्ण जानकारी आज भी गोल्जी बॉडी का सही से सामने नहीं आया है। तो गोल्जी बॉडी कोशिका के भीतर में रहकर विभिन्न पदार्थों का पैकेजिंग करती है। विभिन्न पदार्थों का पैकेजिंग करने के उपरांत उसका स्टोर करती है, और जब कोशिका को उस पदार्थ की जरूरत होती है तब गोल्जी बॉडी उस पदार्थ का सेक्रेशन करती है। सेक्रेशन का मतलब है कि किसी भी पदार्थ को बनाकर अपने से बाहर निकालना। तो गोल्जी बॉडी कोशिका के भीतर ट्रैफिक कंट्रोलर का तो काम करता ही करता। गोल्जी बॉडी कोशिका के भीतर रहकर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम तो करता ही करता है। इसके अलावे गोल्जी बॉडी कोशिका के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों का क्या करता है? पैकेजिंग के बाद उन पदार्थों का अब फिर जरूरत पड़ने पर उसका, लेकिन अंतःकोशिकीय कार्य, अंतःकोशिकीय कार्य कौन करता है? लाइसोसोम करता है। अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? क्लियर हो गया? अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? अब आइए दोस्तों, एक प्रश्न आप ये भी जान गए कि कोशिका के भीतर अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? लाइसो। लेकिन अंतःकोशिकीय पाचन है क्या? अंतःकोशिकीय पाचन है क्या, ये भी आप समझ लीजिए यहीं पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोशिका के भीतर कई संरचनाएं होती है। कोशिका के भीतर होता है राइबोसोम, कोशिका के भीतर होता है गोल्जी बॉडी, कोशिका के भीतर होता है ईआर, कोशिका के भीतर और भी संरचनाएं होती है। तो कोशिका के भीतर जो भी संरचनाएं होती है वो संरचनाएं केवल एक नहीं होती है, ढेर सारे होती है, और समय समय पर उन संरचनाओं की मृत्यु होते रहती है और नए बनते रहता।
यानी राइबोसोम है तो कुछ राइबोसोम मृत हो जाएगा और फिर नए राइबोसोम बनते रहेगा। तो कोशिकीय संरचना हमेशा जीवित नहीं बने रहते हैं, समय समय पर वे मरते रहते और नए। अब जो कोशिकीय संरचना मर गया है उसका कोई काम, उस मरे हुए कोशिकीय संरचना को डाइजेस्ट करके कोशिका से बाहर निकलवाने में मदद कौन करता है, और यही कार्य क्या कहलाता है। तो अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब हुआ कोशिका के भीतर मृत पड़े कोशिकीय संरचनाओं को खत्म कर देना और डाइजेस्ट कर देना और फिर उन्हें कोशिका से बाहर। और ये काम कौन करता जानते हैं? अब जानिए दोस्तों लाइसोसोम ये कैसे कर पाता है। तो लाइसोसोम भी थैली समान संरचना, और लाइसोसोम जो थैली समान संरचना है उस थैली के भीतर होता है खतरनाक एंजाइम। क्या होता है? खतरनाक एंजाइम, जिसको कहते हैं हाइड्रोलाइटिक। कोशिका के भीतर लाइसोसोम एक थैलीनुमा संरचना है। राइबोसोम के तरह लाइसोसोम भी थैलीनुमा संरचना है, और लाइसोसोम के थैली में 20-21 प्रकार के खतरनाक एंजाइम रहता है, जिसे सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं। और जैसे ही कोई कोशिकीय संरचना मृत होता है तुरंत सिग्नल मिल जाता है किसको? लाइसोसोम जाता है वहां पर अपना एंजाइम छोड़ देता है, जो संरचना मृत हो गया है वो पाचित हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और फिर कोशिका के बाहर निकल जाता है। लाइसोसोम का दो मुख्य कार्य है, एक अंतःकोशिकीय पाचन करना और दूसरा कोशिकाओं को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाना। जब कोशिका के भीतर कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो कोशिका का रक्षा कौन करता है? क्योंकि सबसे पावरफुल यही है। जैसे ही हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश किया तुरंत लाइसोसोम एक्टिव होकर उस पर क्या छोड़ने लगता है, जिसके प्रभाव में आकर हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। कोशिका में अंतःकोशिकीय पाचन का काम कौन करता है? कोशिका को हानिकारक सूक्ष्म जीव से कौन बचाता है? और एक बात समझिए, जितने भी क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए दोस्तों। लाइसोसोम का एक और कार्य है, सबसे समझिए कि सजीव के शरीर में जितने भी कोशिकाएं होते हैं हर कोशिका की एक निश्चित आयु होती है। जैसे आरबीसी कोशिका की आयु 120 दिन। समय पूरा होने पर कोशिकाएं मृत हो जाती है, फिर नए कोशिका बनती। तो जब कोशिका का आयु पूरा होता है ना तो वो मरता भी है किसके सहायता से? अगर लाइसोसोम नहीं चाहेगा कोशिका कभी नहीं मरेगा। तो जब कोशिका की आयु पूरी हो जाती है तब लाइसोसोम की थैली फट जाती है, और लाइसोसोम की थैली फट जाने से खतरनाक एंजाइम पूरे कोशिका में फैलकर कोशिका को खत्म कर देती है और अंततः कोशिका दफन हो जाती है। यानी जीवन के साथ भी जीवन के अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा कोशिका कभी मरबे न करेगा। आयु पूरा होने पर कोशिका को मारता भी कौन है? और यही कारण है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता, आत्महत्या की थैली।
और अगर कोशिका की आयु नहीं पूरा हुआ है, अब फिर भी किसी कारणवश लाइसोसोम फट गया, तो भी कोशिका मर जाएगा। और आयु पूरा होने पर ये तो स्वयं फटता है ताकि कोशिका मर सके, आसानी से दफन हो सके। क्लियर? अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य कौन करता है? क्लियर हो गया? अंतःकोशिकीय पाचन कौन करता है? कोशिका को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से कौन बचाता है? कोशिका को मरने में सहायता कौन करता है? आत्महत्या थैली किसे कहते हैं? क्लियर हो गया? एक विद्यार्थी कर 17 में गलत है। डीएनए अनुवंशिक पदार्थ है, जीन अनुवंशिक इकाई है। दोनों सही है दोस्तों, 17 नंबर दोनों सही है। और एक क्वेश्चन आ रहा है कि सेल्फ स्टडी में सब्जेक्टिव पढ़े कि ऑब्जेक्टिव? तो भाई जब अगर ज्ञान बिंदु का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्टिव का भी बाप है। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि और खासकर हम जो सब्जेक्ट बनाए हैं इस तरह बनाए हैं कि सारा लुसेंट, सारा घटनाचक्र, सारा एनसीईआरटी आ जाए। अब अगर एक बार क्वेश्चन कर लिए हैं और पूरा याद कर लिए हैं, अब लुसेंट पढ़ के देखिएगा, लगेगा आपको सब याद। हर एक पॉइंट को अपने क्वेश्चन के रूप में ढालकर आपके सामने पिरोया है। इसीलिए दोस्तों पूरा मेहनत अभी ऑब्जेक्टिव तक कर दीजिए, पीटी तक सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, मेंस में हल्का बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब अभी जो हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं? क्या हम वो ए बी करने वाला मास्टर ने? बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, हम कभी कभी होता है कि हमको समय नहीं रहता, समय नहीं रहता ना, उससे जाइए ना आंसर लिखा दीजिएगा। के लिए आंसर विद्यार्थी को लिखा कहे देंगे, छपवा के दे दीजिए, क्या देख समय बचेगा ना विद्यार्थी। तो पूरा समझा समझा के बता रहे हैं, भरोसा रखिए सब कुछ क्लियर होगा। 19 नंबर पर आइए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है? कोशिका का पावर हाउस, सबसे बड़ा अंगक, आत्महत्या की थैली। लेकिन पैलेड कण किसको कहा जाता है? देखिए राइबोसोम का खोज, ठीक है, राइबोसोम का खोज वैज्ञानिक पेलेड के द्वारा हुआ था। हालांकि राइबोसोम के खोज में कई वैज्ञानिक शामिल थे। राइबोसोम का खोज पौधों के कोशिका में रॉबिन्सन ने किया था। अब वैज्ञानिक पेलेड ने जंतु कोशिका में सबसे पहले खोजा था किसको? तो जंतु कोशिका में पेलेड ने सबसे पहले राइबोसोम को खोजा, और पेलेड के द्वारा खोज होने के कारण ही राइबोसोम को क्या कहा जाता? पेलेड कण कहा जाता। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा अंगक, सबसे छोटा अंगक, पेलेड कण, आत्महत्या की थैली। तो कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? डी, पेलेड कण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कौन है? देखिए, कुछ कोशिका में, ध्यान रखिएगा, कुछ कोशिका अंगक या कोशिकीय संरचना में स्वयं का डीएनए मौजूद रहता है, जिससे ये अंगक केंद्रक से स्वतंत्र होकर कार्य कर सकती है। इसीलिए ऐसे कोशिका अंगक को अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं।
अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोशिका के भीतर जितने भी कोशिकीय संरचना होती है वो कुछ ना कुछ कोशिका के लिए कार्य करते रहता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परिवहन का काम करता है, गोल्जी बॉडी भी काम करता है। तो जितने भी कोशिका अंगक काम करते हैं, जितने भी कोशिका अंगक काम करते हैं वो किसके निर्देश में? केंद्रक के। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम तब करेगा जब उसे इजाजत मिलेगी किसका? लेकिन कुछ कोशिका अंगक के पास स्वयं का क्या है? जिस कोशिका अंगक में डीएनए मौजूद है उस कोशिका अंगक में यह क्षमता है वो को केंद्रक के बिना इजाजत से भी क्या कर सकता है? कम। ये कीड़ा इतना का होता है जी, बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है, इसको ठीक करो, ठीक है ना? कौन है जी? जाओ नीचे हम बोलो कि कीड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आज जो भी व्यवस्था है करने के लिए। हाँ, तो क्या समझे कि कुछ कोशिका अंगक के पास स्वयं का क्या मौजूद है, और जिन कोशिका अंगक, फिर बोले लिख के क्या करिएगा, लुसेंट नहीं आपके पास है ना? उसमें सब लिखा हुआ है, आप समझने पर जोर दीजिए ना। इतना दिन से जो लिखे हैं वो पूरा याद किए हैं, और आपको क्या लगता है अब लिख के आप याद कर लीजिएगा? इसलिए पूरा फोकस समझने पर दीजिए। लिख के क्या करिएगा, ये बात लिखा हुआ है किताब में, और आपके पास जो किताब है उसी में लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ छूट भी जाएगा तो आप किताब में पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझना भूल जाइएगा तो किताब में लिखा हुआ पढ़कर भी आप समझ, इसलिए समझने पर जोर दीजिए। बाकी जो आप पॉइंट पॉइंट लिखते इतना क्वेश्चन डाले हैं ना, सारा पॉइंट इधर उधर हो जाएगा। बस समझ गए ना? हाँ, लिखना है लेकिन हर बात को लिखना नहीं। अब कहिएगा हम तो लिखा, हम खुद नहीं लिखते हैं, लेकिन हमको लगा कि लिख कर समझाएंगे ना तो थोड़ा ध्यान बनेगा आपका। तो आपको हम ये बताएं कि जितने भी कोशिकीय संरचना होती है वो किसके निर्देश में काम करते हैं, लेकिन कुछ कोशिकीय संरचनाओं में क्या मौजूद है जिसके कारण वो केंद्रक से इजाजत लिए बिना भी कार्य कर सकते हैं, और ऐसे ही कोशिका अंगक को क्या कहते हैं? और अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक में हरित लवक है, और ये दोनों अर्ध स्वायत्त इसीलिए कि इन दोनों के पास क्या है? डीएनए मुख्य रूप से किसके पास है? लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए किसके किसके पास है? और किसी कोशिका अंगक के पास डीएनए, अर्ध स्वायत्त कोशिका अंगक केवल कितने हैं? कौन कौन? नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? सबसे पहले समझिए कि इस पृथ्वी पर जिस कोशिका का निर्माण सबसे पहले हुआ वो कोशिका बहुत कम विकसित था, और वो कम विकसित कोशिका को क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका कम विकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका से केवल और केवल मुख्य रूप से जीवाणु बने हैं। कौन बने हैं? जीवाणु। बाकी जितने भी सजीव जानते हैं ना सब यूकैरियोटिक से बना। तो प्राचीन कोशिका कौन है? पृथ्वी पर विकसित होने वाला पहला कोशिका कौन है? केंद्रक विहीन कोशिका कौन है? और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में
प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है जो जान लीजिए। 70S राइबोसोम के अलावे कुछ भी नहीं होता। सॉरी, डीएनए होता है, डीएनए होता। अच्छा, डीएनए कोशिका संरचना नहीं है। अगर कोशिकीय संरचना की बात करें, तो कोशिकीय संरचना प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल कौन है? अब वो भी कौन बला? राइबोसोम के अलावे प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकीय संरचना, हाँ, गोल्जी बॉडी भी नहीं होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होती है, अंतःप्रदर्भी जालिका भी नहीं होती है, हरित लवक भी। कोशिका संरचना में प्रोकैरियोटिक में केवल कौन रहता है? और जो रहता है वो भी छोटा वाला कौन? 70S राइबोसोम के अलावे प्रोकैरियोटिक कोशिका में और कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती है। हालांकि डीएनए होते हैं, और उसे डीएनए कोश की संरचना तो कौन कौन नहीं रहता है? 1 2 3 केवल क्या रहता है? आगे बढ़े हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं? जंतु कोशिका में। अब देखिए, प्लांट सेल और प्लांट किसे कहते समझते हैं ना? बहुकोशिकीय शरीर जो प्रकाश संश्लेषण करे, प्लांट। प्लांट होने के 2 शर्तें हैं, मल्टी सेलुलर होनी चाहिए और प्रकाश संश्लेषण करनी चाहिए। वो क्या होगा? अब बहुकोशिकीय हैं जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो क्या है? एनिमल। मानव भी क्या है? तो एनिमल प्लांट में अंतर समझ गए ना? समझ गए ना? बहुत को लगता है प्लांट का मतलब होता है जिसमें जड़ तना पत्ती हो। नहीं, पृथ्वी पर कई ऐसे पौधे जिसमें जड़ तना पत्ती कुछ भी, लेकिन वो प्लांट है। तो प्लांट होने के लिए 2 शर्त, मल्टी सेलुलर शरीर और प्रकाश संश्लेषण करनी चाहिए। पृथ्वी पर कई एक कोशिकीय जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उन्हें हम पौधा नहीं कह सकते, क्योंकि पौधा के लिए बहुकोशिकीय शरीर का होना क्या है? जरूरी। तो बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करे क्या कहलाते हैं? क्या एक कोशिकीय प्रकाश संश्लेषी को पौधा कह सकते हैं? नहीं, एक कोशिकीय हमेशा सूक्ष्म जीव कहलाएगा। अब बहुकोशिकीय सजीव जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करे उसे क्या कहते हैं? अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्लांट और एनिमल सेल एक ही है, यानी प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है, एनिमल सेल भी, यानी दोनों में एक ही तरह का कोशिका है। बस अंतर है कि कुछ कोशिकीय संरचना एनिमल में है तो प्लांट में, अब प्लांट में है तो एनिमल में, बस यही अंतर है। नहीं तो कहिएगा कि कोशिका में भारी अंतर है, पौधे और जंतु के कोशिका में, ऐसा बिल्कुल, दोनों में एक ही तरह का कोशिका। कौन? यूकैरियोटिक। प्लांट भी किस कोशिका से बने हैं? यूकैरियोटिक कोशिका से बने। एनिमल भी किस कोशिका से बने हैं? यूकैरियोटिक कोशिका से बने हैं। तो दोनों कोशिका में दोस्तों बहुत ज्यादा अंतर, लेकिन कुछ कोशिकीय संरचनाओं को लेकर अंतर है। जैसे प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन एनिमल सेल में, ठीक उसी सेल में, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होती है, अथवा
अथवा छोटी होती है। वैक्यूल यानी रसध्वनि, तो रसध्वनि जंतु के कोशिका में नहीं होता है, या होता है भी तो बहुत, लेकिन पौधे के कोशिका में बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी वैक्यूल पाई जाती है। ठीक उसी तरह पौधा के कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है, जबकि जंतु के कोशिका में नहीं पाया जाता। पौधे के कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। लेकिन पौधे के कोशिका में सेंट्रोसोम भी कोशिकीय संरचना है, जो कोशिका के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती है। बात समझ गए ना? तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल होती है, जबकि जंतु सेल में वैक्यूल नहीं होती है, अथवा प्लांट सेल में प्लास्टिड यानी लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में। क्लियर हुआ? पौधा का कोशिका बड़ा होता है, जबकि जंतु का कोशिका छोटा होता है। पौधा का कोशिका बड़ा होता है, जबकि जंतु का कोशिका छोटा होता है। जंतु का कोशिका, क्लियर हुआ जी? निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं? इनमें से सभी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? सेंट्रोसोम केवल जंतु के कोशिका में पाए जाते हैं, पौधों की कोशिका में। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? स्लाइडेन तथा, देखिए दोस्तों, कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। पहली बार कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन रॉबर्ट हुक जिस समय कोशिका को खोजे थे, उस समय रॉबर्ट हुक ये बताने में असमर्थ रहे कि जिन कोशिका को खोजा है उसी से सजीव बना हुआ। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका को तो खोजा था, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि इसी कोशिका से सारा सजीव बने हुए हैं, सजीव कोशिकाओं से बने हैं। इस बात का पता तो तब चला जब कोशिका सिद्धांत आया, और यह सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान जब कोशिका सिद्धांत दिया, तब जाकर ये बात स्पष्ट हुई कि पृथ्वी पर जितने सजीव हैं सब किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं। तो कोशिका सिद्धांत का क्या महत्व है, इस बात को आप समझ रहे हैं ना? हाँ, कोशिका सिद्धांत का ये महत्व है कि कोशिका सिद्धांत आने के उपरांत ही क्या हुआ, कोशिका सिद्धांत आने के उपरांत ही, कोशिका सिद्धांत आने के उपरांत ही ये पता चला सभी सजीव किससे बने हैं? कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन, कोशिका पुराना कोशिका से नया कोशिका बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पुराने कोशिका से नए कोशिका बनते हैं, पुराने कोशिका से। तो कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका, कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? हाँ, गोल्जी बॉडी कई कार्य करते हैं। गोल्जी बॉडी ट्रैफिक कंट्रोलर का काम करते हैं। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग, स्टोरेज और सेक्रेशन का कार्य करते हैं।
लेकिन गोल्जी बॉडी एकमात्र कोशिका अंगक है जो किसी अन्य कोशिका अंगकों का निर्माण करता। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम के निर्माण में सक्रिय भागीदारी लेती है, लाइसोसोम के निर्माण में सक्रिय भागीदारी लेती है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? इन्हीं दोनों कोशिका संरचना के पास डीएनए और किसी के पास नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से गिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। दोनों कथन क्या है? सही है, दोनों कथन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। हालांकि सही उत्तर होगा हालांकि सबसे लंबी ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे सटीक ऑप्शन आपको कौन लग रहा है? सी नंबर। हालांकि ये क्वेश्चन अंग्रेजी में ठीक रहता, लेकिन हमको लगता है हिंदी रूपांतरण में इसका गलती हुआ। ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न। तो मनुष्य के शरीर में जो तंत्रिका कोशिका है उसका नाम क्या है? और मनुष्य के शरीर में जितने भी कोशिका उसमें सबसे लंबी कौन होता है? चूंकि सबसे लंबी कोशिका ऑप्शन में है नहीं, तो उसके जगह पर हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प किसका चयन करेंगे? एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या होता है अब कल लेंगे दोस्तों क्लास। ओके, जमा नहीं करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं ना। जिसका होगा जमा क्वेश्चन वो रह जाएगा जमा। इसीलिए नारा भूल गए आप लोग। बैच समाप्त, जीएस समाप्त। और जीएस मतलब आप दरोगा की तैयारी करें, अच्छी बात है, लेकिन सारा एग्जाम का जीएस क्लियर हो जा रहा है। क्या लगता है मार्केट में कोई आपसे टक्कर ले लेगा?